हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो हम आईएमईडी स्टार्ट किए हुए हैं और उसी सीक्वेंस में हम यूनिट 1 में कुछ हिस्सा आगे बढ़ चुके हैं। आज जो है टाइप ऑफ फर्म में पहला चला था सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब वैसे बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं जहां आप अकेले उसके प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार हैं, उसमें कोई और नहीं। ठीक है, तो ऐसा छोटे इंडस्ट्री बड़े इंडस्ट्री हर जगह आप पाते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो आज हम बात करेंगे दूसरे नंबर वाला जो है। ठीक है, दूसरे नंबर का जो है वो क्या है आपका? पार्टनरशिप। तो थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। तो दूसरे नंबर वाला जो है वो साझेदारी की बात करेगा। किसकी बात करेगा? साझेदारी की बात करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों मिलकर के किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, और ध्यान रखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या सिंपल सी बात है, आप कोई फंक्शन या छोटी मोटी पार्टी शेयर करके एक दूसरे से करना चाहते हैं, तो हाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कौन कितना अमाउंट देगा। ठीक है, तो अगर वो चीज आपके अंदर हुनर है लीडरशिप करने का, प्रॉफिट लॉस आपको झेलने का, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ कोई पार्टनरशिप करे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहां भी आप वहां अगर आपने हस्तक्षेप से, किसी के हस्तक्षेप से आपका सब कुछ डिस्टर्ब होता है, तो आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखा है साझेदारी फर्म एक व्यवसाय के उद्यम के रूप में एक व्यक्ति की क्षमता से परे फैलता है। मतलब पहला वाला क्या था? जो भी था मोनोपोली वाला जो था, यानी कि जिसमें एक ही आदमी उद्योग को चला रहा था, तो उसका अपना एक डिसएडवांटेज है कि व्यवसायिक उद्यम रूप में एक व्यक्ति की क्षमता परे है, मतलब उससे हट करके है। ये कहने मतलब ये है कि अगर अकेले आदमी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर उसके इर्द गिर्द चीजें दिखाई दे रही है तो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अब मान लीजिए आदमी यहाँ बैठा है और बिजनेस उसका 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो उसको नहीं देख पाएगा। हालांकि आज आज का टाइम सीसीटीवी फुटेज का हो गया, वो यहीं से निगरानी कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी फिजिकली रूप से उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमको क्या जरूरत पड़ी? फिर व्यक्तियों की समूह की जरूरत पड़ी। व्यक्तियों के एक समूह को व्यवसाय संचालन हेतु संयुक्त होकर के एक साथ मिलाना पड़ता है और आवश्यक पूंजी और कौशल को संयुक्त रूप से आपूर्ति करनी होती है। कहने मतलब जब एक से अधिक लोग, आपका आपका फ्रेंड और दो तीन फ्रेंड मिलकर अगर कोई उद्योग चला रहे हैं, तो उसमें आप पूंजी यानी पूंजी जो लगा रहे हैं, पैसा जो लगा रहे हैं, वो भी एक तरीके से सबके ऊपर है। प्लस कौशल, हो सकता है कोई मैकेनिकल का हो, बहुत अच्छे से जानकार हो, कोई इलेक्ट्रिकल को है, बहुत अच्छे जानकार है। मान लीजिए सपोज दैट आज की डेट में ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बहुत तेजी से उत्थान हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिंपल ही आप ई रिक्शा की बात करें, तो आप ये देखेंगे कि उसमें बॉडी, व्हील, ये सब मैकेनिकल पार्ट, बैटरी, मोटर, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है। यानी कि एक आदमी इलेक्ट्रिकल की जानकारी रखेगा, एक आदमी मैकेनिकल की जानकारी रखेगा, यानी उसका बुद्धि जो इस्तेमाल हुई, यानी उसका कौशल इस्तेमाल हुआ और उस संयुक्त रूप से आपूर्ति जो होगी वो अच्छी होगी। इस प्रकार की साझेदारी को फर्म एक आदमी व्यवसाय की सीमा से बाहर पड़ती है, तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होती है, साथ साथ बेहतर कौशल की जरूरत पड़ती है। यहाँ से जो इस पॉइंट से उसके डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। ठीक है,
मतलब क्या है, इसमें ढेर सारे लोग हैं तो ढेर सारे कौशल होगा। अब मान लीजिए कोई एक बंदा ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की जानकारी है, तो यानी कि उनके जो डिजाइन है कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक दूसरे के विरोध भी कर सकते हैं। तो यहां से ये पॉइंट जो है क्या बता रहा है, थोड़ा सा अपने आप डिसएडवांटेज बता रहा है। ठीक है, वैसे क्या पूरा नियंत्रण था, एक ही आदमी के ऊपर नियंत्रण था पूंजी का, पैसा लगाना और प्रॉफिट लॉस देखने की। यहाँ पे क्या है कि पूरी कंट्रोलिंग एक आदमी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर पार्टनरशिप अच्छा है, ठीक है, एक दूसरे में आप सब सूझबूझ अच्छी है, तो बहुत ही बेहतर ये शामिल बहुत ही बेहतर ये स्थिति में उद्योग चलेगा। ठीक है, इसके बारे में बता, साझेदारी कानून 1932 की धारा 4 के अनुसार अब देखो यहाँ से एग्जैक्टली डिफिनेशन है, आप एक टूटी फूटी डिफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के कुछ रूल के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डिफिनेशन दिया गया है। तो अगर ये इतना साझेदारी कानून 1932 की धारा 4 के अनुसार अगर आपने ऐसा मेंशन किया अपनी कॉपी में तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी कॉपी हो, जो भी चेक करेगा एग्जामिनर, ठीक है, बहुत खुश होगा और उसमें नंबर नहीं काटेगा। तो लिखा है साझेदारी उन सभी के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा संचालित किए गए व्यवसाय को अपनी मुनाफे को साझा करने हेतु, ठीक है, देखिए साझा करने हेतु सहमत हुए हैं। बहुत बढ़िया, ये छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन अपने आप में बहुत ही वास्ट है। साझेदारी उन सभी के बीच, मतलब उन सभी के मतलब एक से अधिक उद्यमी है का एक संबंध है, ठीक है, जो सभी के द्वारा किसी एक के द्वारा संचालित किए गए व्यवसाय, किसी एक व्यवसाय की बात करेगा, एक के द्वारा संचालित की बात नहीं ये कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज में ऐसा लग रहा है कि एक ही के द्वारा संचालित किया जा रहा है, नहीं, ऐसा ये है किसी एक व्यवसाय, मतलब कहने मतलब ये है कि पता चला आपने ईवी इंडस्ट्री डाली है, ठीक है, तो हाँ ईवी ही बन रही है, ठीक है, तो उसमें जितने लोग हैं इस ईवी का एक बिजनेस हो जाएगा, तो उसकी बात कर, ठीक है, अपने मुनाफे को साझा करने हेतु सहमत होते हैं। यहाँ केवल मुनाफे की ही बात कहना, क्योंकि भाई कंपनी है तो कंपनी हमेशा मुनाफे के बारे में सोचेगी, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि हानि के बारे में भी सहमत होंगे तभी पार्टनरशिप होगा। भाई अब ये कहा जाए कि क्यों हानि के बारे में, जैसा कि हमने बताया कि 2-3 चीजें हो सकती है, ठीक है, ऐसी कुछ सरकार की ऐसी कुछ नीति आ जाए जिसमें आपका प्रोडक्ट ना बिके, कुछ पैराडेमिक आ जाए, कुछ महामारी आ जाए ना हो, कुछ डिजास्टर हो जाए उसकी वजह से, कुछ ऐसी अनइन्वेंट घटनाएं हो जाए जिसकी वजह से आपका बिजनेस प्रॉफिट के बजाय लॉस में हो जाए, तो वहां भी लॉस भी के लिए सहमत होना चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संयुक्त रूप से एक वैध व्यापार को आगे बढ़ाने और व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले मुनाफे को साझा करने के लिए एक समझौता होता है। यहां से, ठीक है, दूसरे शब्द में जो यहां लिखा है डिफिनेशन और भी बेटर है, ठीक है, ऐसे समझौते में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों या व्यक्तिगत रूप से पार्टनर तथा सामूहिक रूप से फर्म के रूप में जाना जाता है। यानी व्यक्ति व्यक्ति जो मिल रहा है तो क्या हो गया, एक तरीके से वो पार्टनरशिप हो गई, और उस पार्टनरशिप से जो इंडस्ट्री चल रही है वो एक फर्म हो गया। ठीक है, साझेदारी के लक्षण, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, ये ध्यान दीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऐसी वर्ड है, ये आपके अनुसार पॉजिटिव ही ज्यादा लगती है। ठीक है, अब यहां शायद ये लिख सकता है एडवांटेज, तो आप कहोगे हाँ ठीक तो है, डिसएडवांटेज ठीक है, ये भी बात कर सकता है।
एलिमेंट ये भी पा सकता है, बात कह सकता है। तो किसी भी नजरिए से पूछ सकता है, तो आप इनमें से उस पॉइंट को उठा के रख सकते हैं जैसा वो पूछा है। अगर एलिमेंट पूछ लिया, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या पार्ट पूछ लिए, पार्ट ऑफ एलिमेंट, तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का संख्या, सही बात है। इसमें क्या है, एक से अधिक या फिर दो या दो से अधिक, समझ में, एक से अधिक या फिर दो या दो से अधिक की बात करेंगे। सहमति का समझौता होगा, यानी दो लोग हैं या दो से अधिक है, तो पहले आप सहमति कर लीजिए कि प्रॉफिट प्लस लॉस दोनों में एक दूसरे के भागीदारी बनेंगे। खैर हम यहाँ लॉस बहुत रेयर केस होगा, जब हमने बताया तो तीन कंडीशन है, तो इन लाभ के बारे में, तो कहने का मतलब सारे संगठन समझौते के पीछे एक लिखित या मौखिक समझौते के आधार पर होता है। खैर यहाँ मौखिक वाली अब बात नहीं हो गई, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा है, तो एक पेपर पे सब लोग लिख लेते हैं, अपनी बातें रखते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं, इसके बाद एक एग्रीमेंट बनता है कि हाँ अब ये मैं सहमत हूँ और वो भी कहता है मैं सहमत हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक दूसरे की बात समझ करके एग्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा था, फर्म के कार्य, ठीक है, मतलब फर्म में क्या काम हो रहा है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनना था, ठीक है, और आप दो दोस्त मिलकर के आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, और मान लीजिए एक दोस्त बीमार पड़ गया, ठीक है, एक दोस्त बीमार पड़ गया 2-3 महीने के लिए, वो कहीं चला, मान लीजिए उससे कम्युनिकेशन नहीं हुई, पता चला आप ईवी की जगह कन्वेंशनल चीजें बनाने लगे, तो ऐसा नहीं है कि जिसमें फर्म के कार्य निहित हो, फिक्स होना चाहिए, ठीक है, प्लस उसकी नीतियों का भी वर्णन हो चाहिए। नीतियों का मतलब ये है, कंपनी के कुछ रूल होते हैं, वो रूल दोनों पार्टनरशिप पे लागू होगा, और दोनों पार्टनर कंपनी पे जब गवर्न करेंगे, ठीक है, तो जैसे वो करेंगे वैसे वो भी उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है, वैसे ही वो कंपनी चलेगी। नेक्स्ट है पहला, लाभ और हानि का भी वितरण होना चाहिए। भाई अगर हम 200 रुपये लगा है पूंजी के रूप में, ठीक है, यहाँ पूंजी बार बार पैसे से ही नहीं मतलब होती है, ठीक है, यहाँ जो पूंजी होती है वो पैसे से ही नहीं मतलब। सपोज दैट आपने छोटी सी इंडस्ट्री डाल दी, और मान लीजिए ब्रेड की इंडस्ट्री डाल दी, तो ब्रेड जो है गेहूं से बनता है, ठीक है, समझ में आया? तो मान लीजिए दो लोग पार्टनरशिप में है, तो 100 रुपया आपने लगाया, 100 रुपया आपका दोस्त ने लगाया, तीसरा कोई दोस्त है वो भी लगाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास गेहूं है, तो वो गेहूं उस ब्रेड बनाने वाली कंपनी में लगाएगा, वो भी एक तरीके से पार्टनर, तो पूंजी है, समझ रहे हैं। हालांकि पूंजी ज्यादातर हम पैसे में है, क्योंकि वो या तो ये हो सकता है वो गेहूं बेच दे उतना पैसा ला करके, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ऐसी चीजें जो उसमें यूज हो रही हैं और आप उसको दे करके एक पैसे के रूप में लेन देन कर, ठीक है। तो लाभ हानि की भी समझौता हुआ। असीमित दायित्व, ध्यान दीजिए उसमें क्या था, सोल वाले में जो पहला वाला था, ठीक है, उसमें भी असीमित दायित्व, पता नहीं कौन सी कहां से जिम्मेदारी आ जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, यानी कि किसी भी वित्तीय हानि स्थिति में साझेदार अपने व्यक्तिगत संपत्ति से भी लाभ हानि की भरपाई कर सकते, समझ रहे हैं? वही जो मैं बार बार बोल रहा हूं, लाभ ही पर नहीं इंटरेस्ट लीजिए,
हानि पे भी इंटरेस्ट। हानि होती है तो घर से भी कुछ चीजें आप बिजनेस चलाने के लिए पहले से जमा हुए पैसे भी इस्तेमाल, ठीक है। प्रबंधन में सहभागिता, ठीक, मैनेजमेंट जो करेगा वो भी एक तरीके से प्रबंधन में समान अधिकार का, दोनों पार्टनरशिप, दोनों पार्टनर है तो ऐसा नहीं है कि उसकी कुर्सी ऊंची रहेगी उस कुर्सी नीचे रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समान अधिकार, अस्तित्व का अस्थायित्व, ठीक है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? साझेदारी फर्म का अस्तित्व साझेदारों के जीवन और उनके समझौतों पर निर्भर करता है, ये तो पॉइंट है ही। किसी भी साझेदार की मृत्यु, दिवालिया या सेवानिवृत्त पर फर्म समाप्त हो सकती है, ठीक है। ऐसा हो, समझ रहे हैं? जैसे हमने बोला था वो बीमार हो गए चला गया, तो अब वो ईवी बना रहा था, अब कन्वेंशनल बनाने लगा, तो ईवी खत्म हो गई ना, बस वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, पंजीकरण। पंजीकरण भी कराना अनिवार्य, ठीक है। क्यों? अगर आप और आपका दोस्त कितना भी दोस्ती हो और इंडस्ट्री चलाए, झगड़ा हो गया, जब झगड़ा हो गया प्रॉफिट को लेकर के, लॉस को लेकर नहीं झगड़ा हो, या लॉस के लिए भी हो सकता है, प्रॉफिट के लिए आप लोग झगड़ने लगे, तो है तो आप हार दी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वो केस करेगा, ओके, मतलब क्या? आपने प्रशासन की सहायता, जब प्रशासन की सहायता लिए तो प्रशासन पूछेगी पहले आपकी कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है कि नहीं, तब हम इस पे त्वरित काम करेंगे। अगर रजिस्टर्ड, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा और होगा, आपका मामला सलटेगा, लेकिन ये है कि आप और लंबा, जैसे होता नहीं कोर्ट कचहरी का केस लंबा खींचता जाता लंबा, तो कहने का मतलब एक आधार होना चाहिए सरकार के पास कि आपने, आपकी कंपनी पंजीकृत, कराधान, टैक्स ये। और जब आप पंजीकृत हो गए तो टैक्स देने के काबिल हो गए, ठीक है, तो आ गया कराधान, ठीक है। विश्वास और निष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है, शुरू से ही बता रहे हैं, कितना भी दोस्ती हो, कितना भी है, कुछ चीजों के लेके दरार भी आ जाती है, तो वो ऐसा कुछ ना आए, तो विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब हम आप एक दूसरे को ट्रस्ट कर, नॉर्मल में भी, ठीक है। देखिए लॉयल्टी और ये ट्रस्ट में अंतर क्या है? ह्यूमन एक ह्यूमन से विश्वास कर रहा है तो ठीक है, वो वही ट्रस्ट है, नहीं विश्वास। निष्ठा ये है कि अगर कोई चीज लिखी है तो उसको मानिए, पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो इसको मानिए, ये आपकी निष्ठा है, समझ रहे? तो एक तरीके से साझेदारी के लाभ, साझेदारी के, वहां क्या था? देखिए, जब पूंजी आपकी अधिक लगी, पहले आप अकेले भी व्यवसाय करते थे, पूंजी आपके पास कम थी, ठीक है, जब कम होगी तो कम प्रॉफिट होगा, ठीक है, जब अधिक पूंजी होगी तो अधिक प्रॉफिट होगा, तो पूंजी का बढ़ाव, मतलब आप पूंजी आपको अधिक लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो लगानी पड़ेगी तो उससे लाभ, जो प्रॉफिट है वो भी अधिक मिलेगा, ठीक है। विशेषज्ञता और अनुभव, वो इलेक्ट्रिकल का था, हम मैकेनिकल के हैं, या वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आप धीरे धीरे देखे जाएंगे तो पता है। एक नया स्लाइड ले लेते हैं, पहले ब्रांच हुआ हुआ करता था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, समझ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ठीक है। हम यहाँ ब्रांच की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में, ठीक है, कुछ ऐसे चीजें मर्ज हो जा रही, ठीक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, या इसको इलेक्ट्रिकल वाले हटाई दीजिए, ठीक है, तो एक नई ब्रांच
स्टार्ट होने जा रही है फ्यूचर में, और हो भी गई है, ऐसा बात नहीं है। मैकाट्रॉनिक्स, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस का समावेश है। तो आप मोबाइल है, तो मोबाइल क्या है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है। मैकेनिकल का मतलब फिजिकल चीजें, ठीक है, उसका कर्व, उसका शेप कैसा है, तो ये मैकेनिकल चीजें। कंप्यूटर समझ रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक्स समझिए कि पूरा सर्किट है, पीसीबी है। उसी हम ईवी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं उसमें क्या है, सब ये तीनों है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो खैर सिविल वाले सोच देंगे, सिविल को सर डिस्कस देंगे, सिविल से यहाँ कोई मतलब अभी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ईवी के इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, और ये तीनों की विशेषता और अनुभव, तीनों की साझेदारी होगी, ठीक है। जोखिम और लाभ का बंटवारा, अब आ गया पॉइंट कि इसमें जो जोखिम होगा वो आप अकेले नहीं बियर करेंगे, आपका दोस्त भी बियर करेगा, यानी लॉस जो हो, ठीक है। नेक्स्ट है सरल और सस्ता प्रबंधन। सरल और सस्ता प्रबंधन, सरल का मतलब ये हो गया, अगर ईवी आप अकेले चलाते थे तो आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन देखना रहता था, कंप्यूटर सेक्शन भी देखना रहता था, ठीक है, अब मैकेनिकल। लेकिन अब क्या है कि आप तीन दोस्त मिल गए हैं तो तीनों अलग अलग देखेंगे, तो क्या हो गया, सरल हो गया, और प्लस प्रबंधन भी सस्ता हो गया। समझ रहे, अगर आपने वहां पे तीन, मान लीजिए एक जगह आप गवर्न कर रहे थे, दो जगह आपने एम्प्लॉय रखा था, ठीक है, तो जब एम्प्लॉय रखे थे तो महंगा पड़ जा रहा था, आप तीन दोस्त पार्टनरशिप में चला रहे हैं तो तीन जगह बैठ रहे हैं, अपना काम हो जा रहा है। फैसले लेने में तेजी, कभी कभी कोई होता है दोस्त बहुत स्ट्रेस हो जाता है, कुछ फैसला ही नहीं कर पाता, तो उसके दूसरे दोस्त आते हैं, अरे यार ये काम ऐसे करो, ऐसे करो। तो क्या है, जब पार्टनरशिप में रहोगे तो मान लीजिए एक एक सेक्शन गड़बड़ हो रहा है, दूसरा वाला आएगा, अरे ऐसे करना, ऐसे करना हो, कानूनी मान्यता। जब रजिस्टर्ड हो तो कानूनी मान्यता मिलेगी, जब रजिस्टर्ड हो गए, भारत सरकार में हो, तब टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स, यहाँ टैक्स के बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है, टैक्स के बेनिफिट के बारे में। आप तीन लोग कमा रहे हैं, समझ रहे, तो तीनों को जो भी छूट मिलेगा अलग अलग मिलेगा, समझ रहे। वैसे आप अकेले छूट लेते थे तो हो सकता है टैक्स भी अधिक देते थे, यहाँ पे तीनों टैक्स देंगे भारत सरकार को, और प्लस उसमें छूट भी तीनों अलग अलग। तो एक तरीके से कभी कभी कई कई इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया कि वहां पैसे जो है कैश में दिए, ठीक है, पैसे कैश में दिए जाते हैं। एक एम्प्लॉय को 50,000, फिर उससे कहा जाता है कि आपकी सैलरी 20,000 है, 30,000 हमको वापस दे दीजिए। तो हमने सरकार को दिखाया कि हमने 50,000 सैलरी दिया, लेकिन उसके आड़ में आपने क्या है, टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने एम्प्लॉय हैं उतना आपका टैक्स में छूट, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और लचीलापन। यहाँ स्वतंत्रता को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन होंगे कि ये कहेंगे कि जब दो तीन लोग हैं कैसी स्वतंत्रता, नहीं। आप ध्यान से चाहिए, वो आपका दोस्त जो इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल ही देख रहा है, जो मैकेनिकल का मैकेनिकल का ही देख रहा है। मतलब क्या है कि आप एक दूसरे में आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, जब इंटरफेरेंस ही नहीं कर रहे तो स्वतंत्र है कि नहीं है, ठीक है, प्लस लचीलापन है। नेक्स्ट, मूल्यवान संसाधनों का उपयोग, ठीक है, मूल्यवान संसाधन का उपयोग। संसाधन से मतलब यहाँ पे है जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ह्यूमन है, इनका अच्छे से यूज होगा। वहां एक आदमी देखता था तो हो सकता कोई रिसोर्स पड़ा का पड़ा रह गया, अरे यार ये यूज नहीं हो पाया, तो यहाँ पे ये तीन चार लोग रहेंगे
तो अपनी अपनी जगह जो भी संसाधन है उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। संसाधन का मतलब जो भी हमारे इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्टफुल हो रहा है उसी को हम संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे समय हो गया, ऊर्जा हो गया और ज्ञान, ठीक है, प्लस सामान हो गया इसमें। ठीक है, सामान का मतलब ये हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सब चीजें। इसके दोष, लिमिटेड कैपिटल, ठीक। अब दोष की बात करेंगे, पार्टनरशिप में क्या नुकसान है। अगर 300 लगना था, 100 रुपये लगाए आप, अगर आपको अकेले लगाना था तो 300, यानी कि 100 रुपया हो गया, ये लिमिटेड। ठीक है, दूसरे नजरिए समझते हैं कि तीनों का शेयर बट गया है, उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अधिक किया तो कंपनी आपकी हो जाएगी। तो पार्टनरशिप में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था। ठीक है, कभी कभी आप देखते हो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें लिखता है इसका शेयर घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, घट गया। ठीक है, तो जिस आदमी का शेयर सबसे अधिक होता है वही उसका मालिक। तो पार्टनरशिप में ये समझौता हो चुका है कि तीनों मालिक हैं। जब तीनों मालिक हैं तो उनका जो है ये लिमिटेड हो गया। ठीक है, सीमित जीवन काल, समझ रहे हैं? सीमित जीवन काल का कहने का मतलब ये है कि जब लिमिटेड आपका वो हो गया था जो पैसा इन्वेस्ट करने का, तो वो कितना दिन तक पैसा रहेगा। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, ठीक है, तो वो जो कम है, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन भी कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फैसले लेने में कठिनाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 3 लोग हैं, 3 तरीके के बात। मुनाफे का बंटवारा, मुनाफे का बंटवारा देखो है क्या, जब पहले से ही कह दिया गया कि 100 रुपया आपने लगा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 150 रुपया कमाई हुई तो 50-50 रुपए हुए। लेकिन अब कोई दोस्त ये कहेगा यार तुम तो महीने में 5 दिन नहीं थे, और वो कहेगा हाँ यार महीने में, और एक कहेगा कि हम 1 दिन रात में रुके थे, 2 दिन रात में रुके थे। तो समझ में आ रहा है, यहाँ मुनाफे को लेकर के बंटवारे में तनाव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है निवेशकों को आकर्षित करने में कठिनाई। जब आप 3 ही लोग हो और तीनों का फिक्स हो गया है कि शेयर जो है 1/3 सबका रहेगा, तो कोई तीसरा चौथा क्यों आ पाए। निवेशकों मतलब जो बाहर से आ रहा है उसमें आपका शेयर खरीदने के लिए, और कह रहा है कि भैया हमारा भी 50 रुपए ले लो। तो जब आप 100-300 का ही बिजनेस स्टार्ट किए, उसमें अधिक आप कर नहीं सकते, तो क्यों आप तो बाहर से कोई आ ही नहीं पाएगा आपसे निवेश करने के लिए। उत्तरदायित्व की स्पष्टता का अभाव। उत्तरदायित्व का मतलब, कहने का मतलब यह है कि कोई शाम को रुक जा रहा, कोई 4 दिन नहीं आ रहा है, तो उस वो जो है उत्तरदायित्व अस्पष्ट था। टैक्स संबंधी समस्याएं, ठीक है, टैक्स संबंधित समस्या, जब पंजीकृत हुए टैक्स देंगे। अब कोई क्या है, कोई कहीं से टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। भाई पैसा अपने कमाया हुआ किसी को देना अखरता है। ठीक है, तो टैक्स बचाने के लिए आप बताएंगे कि हम होम लोन लिए हैं, हम पीएफ में जमा किए हैं, हम ये पैसा यहाँ लगाए हैं, हम अपना LIC कराए हैं। तो एक आदमी इतना सारा दिखा के अपना टैक्स 0 कर देगा और एक आदमी नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब टैक्स संबंधी समस्या है। जिसकी शादी हुई है वो टैक्स थोड़ा ज्यादा, जिसके बच्चे हैं टैक्स ज्यादा बचा लेगा। तो ऐसा कुछ विवाद और संघर्ष, विवाद और संघर्ष हो गई। नेक्स्ट प्रतिबंधित व्यापारिक विस्तार। ठीक है, ये सब केवल किसकी वजह से हो रहा है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग और जो लिमिट जो लाइबिलिटी थी वो टाइम टू टाइम बदल जा रही थी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम। ठीक, अब बात करते हैं
और भी तरीके से होते हैं बिजनेस, ठीक है। जैसे एक सोल प्रॉपर्टीशिप था, मतलब एकल वाला उद्यमिता, और दूसरा पार्टनरशिप वाला उद्यमिता। अब और भी है कंपनी के प्रकार, जैसे सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब ऐसी कंपनी जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई, एक मोटी मोटा दिमाग में बैठाई, लेकिन उसको चलाने के लिए पब्लिक, इर्द गिर्द की पब्लिक, जो कंपनी स्टेबलिस्ट है वो इर्द गिर्द के लोग हैं। उसमें होता क्या है, जितनी खाद की फैक्ट्रियां हुआ करती थी पहले, आज भी है, ऐसी बात नहीं है, तो वो किसानों के शेयर से चलती। तो सरकार ने कहा कि किसान इसमें पैसा लगाएंगे, किसान ही बेचेंगे, किसान ही, तो ये ऐसी कंपनी हो गई सार्वजनिक, प्लस उसका कंट्रोलिंग उसके पास, ठीक है। ये कंपनी जनता से पूंजी जुटाती है और इसके इनके शेयर सार्वजनिक रूप से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, ठीक है। निजी कंपनी, निजी का मतलब जिसमें पब्लिक अपना शेयर नहीं लगा, ठीक है। और एकल स्वामित्व थोड़ी देर पहले बताया गया, साझेदारी बताया ही गया, ठीक है, साझेदारी पर बताया ही गया। लिमिटेड, हाँ, वन पर्सन वन कंपनी, ठीक है, वन पर्सन वन कंपनी, उसी जितने भी अभी बताए जा रहे हैं उन्हीं के ही सब है, यानी कि उसी के ही ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अगर बात कहेंगे ये एकल स्वामित्व वाला और इससे वन पर्सन कंपनी वाला, यह कंपनी एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित और संचालित होती है और इसमें भारतीय कंपनी के अधिनियम के तहत एक अलग कानून इकाई बनाई, यानी कि ये कोई एक ऐसी कंपनी है जो केवल पूरे इंडिया में, भारत में एक ही प्रोडक्ट बना रही, इसके अलावा कोई बना ही नहीं रहा, तो उस तरह के वन पर्सन कंपनी कही, समझ में आ रहा है। और एकल वाला जो है, यह सबसे सरल और आम व्यवसाय संस्था, मतलब छोटे लेवल से ये स्टार्ट होती है, जहां पूरा व्यवसाय एक ही व्यक्ति के स्वामित्व और नियंत्रण। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यह साझेदारी वाला ही है और कंपनी विशेषताओं का मिश्रण होता है, जहां साझेदारी की जिम्मेदारी सीमित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी। सहकारी में यह है थोड़ा प्राइवेट थोड़ा पब्लिक, ऐसे समझ, थोड़ा पब्लिक और थोड़ा प्राइवेट। यह एक स्वैच्छिक संघ है जिसमें सदस्य एक समान आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए मिलकर काम। पहले गांव गांव कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक अक्सर करके वहां खुलते थे जहां छोटी मोटी इंडस्ट्री हुआ करती थी और उसमें काम करने वाले लोग भी वहीं के हुआ करते थे, तो उनको पैसा रखने के लिए एक बैंक बना दिया जाता था उस फर्म के द्वारा, ठीक है। तो उसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते थे, मतलब वहीं के लोग ही चलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा जो होगा समिति जो मिल करके चलाएगा उसको कहेंगे कोऑपरेटिव, समझ रहे हैं। दूसरा सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी समझे, जो जिसमें ध्यान दीजिए 51 या उससे अधिक साझेदारी सरकार की होती है, 50% से जिसकी भी अधिक हो गई उसका वो कंपनी होगी। तो अगर सरकारी तभी है जब उसमें 51 या 51% से अधिक भारत सरकार का शेयर लगा, ठीक है। 100%, चलिए आप कई ढेर सारे कंपनी बताएं, पता चलेगा, ठीक है, जिसमें लास्ट में लिमिटेड लिखा, लिमिटेड, ठीक है। वो क्या है, ऐसी कंपनी है जो 50-50 का है, ठीक है, यानी 50% गवर्नमेंट, 100% वाली, जैसे वो है इंडियन रेलवे,
तो क्या है 100%, उसमें भारत सरकार का ही पैसा लगता है और प्रॉफिट लॉस वही थी। ठीक है, अब कुछ क्या है, अब ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आप ऐसे समझिए, आप कोई इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा के लिए आप कहाँ कहाँ जाएंगे, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, संचालित कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको इंडस्ट्री चलाने में हेल्प। पहला है राष्ट्रीय लघु उद्योग, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, NSIC। राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय के तहत एक सरकारी उद्यम है। समझ में आया? ठीक है, एक भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया मुहिम है। इसकी स्थापना 1955 में की गई और इसका उद्देश्य देश में लघु उद्योगों या उद्योगों का विकास का प्रोत्साहित और सहायता और पोषित करना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, प्रोत्साहित करना, जगह जगह छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा लेगा। पिछले लेक्चर में हमने बात ये किया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, अपने यूपी में, ठीक है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं तो आप खोजिएगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आपका डिस्ट्रिक्ट किस में पड़ता है। तो सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि वो चीज वहां पे बनाइए, ठीक है, ताकि उस जिले की उसी प्रोडक्ट से पहचान बने और उसकी इकोनॉमी में अच्छी रहे। ठीक है, तो NSIC छोटे उद्योग का विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करता है जिसमें बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके और सतत रूप से विकसित। ठीक है, तो ये चीज NSIC का मुख्य कार्य क्या है, क्रेडिट सहायता। ये क्या करती है, एक तरीके से पैसा दिलाती है। ठीक है, प्लस विपणन सहायता, बेचने का भी काम करवाती है। ठीक है, प्लस प्रौद्योगिक समर्थन। प्रौद्योगिक समर्थन का मतलब कि आपके यहाँ अगर आदमी नहीं है, आदमी तो है लेकिन वो कुशल नहीं है, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग करा के दे देगी कि भैया ले जाओ हमारे यहाँ, ये कारीगर है। कारीगर का मतलब कुशल हो गए, यानी काम करने में सक्षम हो गए हैं, तो ऐसी सहायता ये प्रदान। प्रशिक्षण और विकास। ठीक है, अब वहां क्या है कि वो आदमी दे देगी, तो अब आप जहां इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसी के इर्द गिर्द एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोल लेगा कि हम इसी में पढ़ा करके आपको एम्प्लॉय देते रहे। कच्चे माल की भी सहायता करेगी और निर्यात संवर्धन। ठीक है, एक्सपोर्ट की बात कर रहा। ठीक है, मतलब मार्केट में उतारना, अगर मान लीजिए इस मटेरियल को बाहर भेजना रहेगा, ठीक है, तो भेजने के लिए यानी प्रोडक्ट आपका कहीं बाहर बिके, किसी दूसरे स्टेट में बिके, तो ऐसी बढ़ावा वो देता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NRDC। ठीक है, जैसे NSIC था वैसे ये भी है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 1953 में स्थापित एक उद्यम जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों, विश्वविद्यालय और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों द्वारा उत्पन्न तकनीकों, आविष्कार और पेटेंट को बढ़ावा देना और विकसित करना और उनका व्यवसायीकरण करना। देखिए है क्या इसमें, सिंपल सी बात सब समझिए। मान लीजिए आप कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी ब्रांचें होंगी जो कहीं नहीं होंगी। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी ब्रांच होगी जो, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि पेंट था, डिप्लोमा इन पेंट, ठीक है, या प्लास्टिक, तो यहाँ पे क्या है कि वहां उसकी पढ़ाई की जाती है, प्लस वही
एक ऐसा संस्था बनाया गया है जिसमें कोई बाहर से आएगा, कहेगा आपको प्लास्टिक का ऐसा चीज बनवाना है, तो इसके लिए बच्चों से डिजाइन करवाइए, ऐसा करवाइए कुछ, ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तो अपना एक नया नया क्रिएटिव चीज बनाए कि ऐसे बनाया जाए वैसे बनाया जाए। ये जब हो जाएगा तो एक प्रोजेक्ट का रूप ले लेगा, और जब प्रोजेक्ट का रूप ले लेगा तो जो प्राइवेट कंपनियां उनको बताई जाएगी कि देखो इस तरीके के हमारे यहाँ बच्चे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, तो क्या आप पैसा लगाना चाहेंगे, और लगा करके ये डील कर लेंगे और ऐसा प्रोडक्ट बन करके मार्केट में आएगा। ऐसे के काम को कराने के लिए ये संस्था, यहां से देखिए विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो नेशनल रिसर्च सेंटर है यानी कि जहां पे पढ़ाई होती है, या विकास संस्था है, ठीक है, विश्वविद्यालय, या फिर कहीं व्यक्तिगत रूप से कोई जो है नया चीज क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे भी लोगों को, यानी कि प्राइवेट कॉलेज है, कुछ सरकारी या सरकार के द्वारा चलाए गए, कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी रिसर्च होते हैं, तो वहां की भी बात है, ठीक है। तो इसके काम क्या है? एनआरडीसी के काम प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ठीक है, यानी कि फाइनल ईयर में आप लोग हो तो प्रोजेक्ट बनाओगे, ये बार बार चला जा रहा है, प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट में क्या क्या मटेरियल कैसे लगा है क्या नहीं है, और कितना इफेक्टिव है, उसके लाभ आंसर के बारे में बता देंगे। अब बता करके कंपनी वाले दे दिए तो कंपनी वाला वैसा प्रोडक्ट बना लिया, तो क्या अपना आप आइडिया बेच दिए हो, हस्तांतरण कर दिए हो, ठीक है, बौद्धिक संपदा प्रबंधन, आपको बुद्धि का ही इस्तेमाल करवाया गया ना। नवाचार संवर्धन हुआ, नई चीज बनाई गई, ठीक है। परामर्श सेवाएं हैं, परामर्श सेवाएं कैसे हो गई कि आप प्रोजेक्ट बनाए हैं, कंपनी वाले बताओगे कि हाँ ऐसे ऐसे बनाइए, तो परामर्श ही तो दे रहे हो। वित्तीय समर्थन, कंपनी वाला आएगा पैसा देगा, अरे भैया आप अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रशिक्षण और क्षमता, ये तो खैर जो प्रोजेक्ट बनाया हो कॉपी पे लिख दिए, और एक छोटा सा आपने क्या बनाया, प्रोटोटाइप बना दिया, मतलब मॉडल बना लिया, ठीक है, ऐसा मॉडल जो वर्किंग में है उसको प्रोटोटाइप कहेंगे, तो आपने बना दिया अब, ठीक है, ये बना दिए तो आप ही नहीं रहोगे हमेशा वहां पे ये काम कराने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए तो किसी आदमी को रखा जाएगा, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये भी काम करना, ठीक है। नेक्स्ट है विकास आयुक्त, ठीक है, एमएसएमई, जैसा कि ये पहले भी आ चुका है, मध्यम और सूक्ष्म, ठीक है, लघु, ये उद्योग के बारे में ही है, तो ऐसा ही कुछ है। विकास आयुक्त सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है, एमएसएमई, ये है एमएसएमई, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद है। ये आयुक्त है यानी कोई आदमी है, बड़े बड़े जो आईएएस रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, ठीक है, तो अगर जितने प्रदेश में लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग चल रहे हैं, ठीक है, तो खैर आप लोग चला रहे हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री, लेकिन राज्य सरकार या भारत सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए एक आदमी नियुक्त किया रहता है, ठीक है, तो वो उससे संबंधित जो भी सेवाएं हैं, जो भी डिस्प्यूट है, ये सब वो निपटारा कर, तो एक दायित्व देश भर में एसएमई के विकास और संवर्धन की नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करना, लागू कराना और उनकी निगरानी करना, ये सब, ठीक है। इसके काम क्या है, पहले नीति और निर्माण का क्रियान्वयन करना, ठीक है, भाई नीति बनाएगा एक तरीके से कि जहां ऐसे आप देखो जियोग्राफिकल, आप अपना यूपी देख लीजिए, तो कहीं पे बहुत सारी मैदानें हैं, कहीं पे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे कहीं पे पानी पानी है, तो वो सब देखेगा कि कहीं
जहां पे जिस तरीके की जमीनें हैं वहां पे हम कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे कि ताकि हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रदूषित न करे, प्लस वहां के लोगों को जो रोजगार मिले वो भी बेनिफिशियल हो। तो ये सब देखेगा तो वो नीति निर्माण करेगा। ठीक है, वित्तीय सहायता करवाएगा, कौशल विकास और प्रशिक्षण करवाएगा, प्रौद्योगिक उन्नयन करवाएगा। ठीक है, विपणन समर्थन देगा, क्लस्टर विकास कराएगा। क्लस्टर का मतलब झुंड की बात कर रहा है। ठीक है, उद्यमिता विकास कराएगा और नियामक सुविधा देगा। नियामक सुविधा का मतलब रूल रेगुलेशन, क्या किस तहत आप काम करेंगे वो सब चीजें बताएगा। ठीक है, प्रोत्साहित। तो ये खैर इंग्लिश में भी है कोई चीज। नेक्स्ट एमएसएमई क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़। देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इसका इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, माइक्रो लिखा है ना यहाँ पे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इन चारों शब्द का कॉम्बिनेशन, चार शब्द का मतलब यहाँ तीन तीन मान लीजिए, तीन तरह की इंडस्ट्री, माइक्रो है छोटा, स्मॉल और मीडियम। ये कब माइक्रो स्मॉल ये कहेंगे, ये आगे। ठीक है, तो सूक्ष्म किसको कहेंगे? ठीक है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होती। यानी कि इसमें जो भी निवेश किया जाएगा, ऐसे इंडस्ट्री जिसका निवेश 1 करोड़ से कम का हो, उसको कहेंगे सूक्ष्म। ठीक है, और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक। ठीक है, यानी कि जो टर्नओवर हो रहा है वो 5 करोड़ से अधिक नहीं, लगाया गया है 1 करोड़ से कम, लेकिन जो भी है उसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक। लघु किसके कहेंगे? ऐसा संयंत्र या मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ से नीचे हो। ठीक है, और उनका वार्षिक टर्नओवर जो है 5 करोड़ से अधिक है लेकिन 50 करोड़ से अधिक नहीं। समझ में? तो ये डेटा है, ये जरूर याद कर लीजिए और एक जगह लिख भी लीजिए। मध्यम क्या अधिक है? इसमें 1 करोड़ से नीचे, इसमें क्या था 1 करोड़ और से 10 करोड़ के बीच में था, इसमें जाहिर सी बात 10 करोड़ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 10 करोड़ से ऊपर गया होगा लेकिन 50 करोड़ से अधिक नहीं। ठीक है, लेकिन इसका टर्नओवर देखें 250 करोड़ से अधिक। अब अगर आपने निवेश ऐसी इंडस्ट्री में किया कितना, 10 करोड़ से सॉरी 50 करोड़ से अधिक कर दिया, तो वो किसमें इसमें नहीं आएगा, इसमें मीडियम वाले में नहीं, वो लार्ज वाले में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक जगह इसको आप लिख लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, एक टेबल बना लीजिए कि स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, टर्नओवर और इन्वेस्ट। ठीक है, तो रेंज बना दीजिए अपना, ऐसे एक टेबल बना लीजिए यहाँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेंगे और उसके एक तो 4 बार देख लेंगे, तो ये आपको एग्जाम में बढ़िया रहेगा। बल्कि एक जगह टेबल बना के दिखा देंगे तो और बढ़िया है। देखो एग्जामिनर क्या देखता है, टाइम, कम टाइम में कितना कॉपी चूक हो जाए। तो अगर इफेक्टिव चीजें दिख गई तो वो बढ़िया नंबर दे देगा। ठीक है, वही चीज आप कहानी में लिख सकते हो, बड़े लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने एक टेबल से दर्शा दिया तो बड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडीबी। मतलब एक तरीके से ये बैंक जो पैसे का लेन देन करती है, किस मामले में? इंडस्ट्रियल मामले। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया माइक्रो, छोटे और मध्यम के विकास
और समृद्धि को समर्पित करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्था है। और समझ में, यानी एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, किस तरीके से सपोर्ट, उसके विकास और समृद्धि के लिए, ठीक है, एक तरीके वित्तीय संस्था है, ठीक है, जिस 1990 में ये देश भर में लिखा हुआ है, जो अभी हमने, यह सीधे उधार, पुनः वित्तीकरण, वेंचर कैपिटल और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, पैसा ये आपको प्रदान करेगा, प्लस ये भी प्रदान करेगा कि कुछ कुछ चीजें ऐसी रखी रहती है इस बैंक में जो पैसे के रूप में न हो करके वो पूंजी, कैपिटल के रूप में रखी रहती है, वो सिडबी जो है आपको दे देगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो अगर कोई नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको सबसे बढ़िया लोन लेने का तरीका सिडबी में आप जाए। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड, इंपॉर्टेंट। नाबार्ड क्या है? अगर इंडस्ट्री, आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं और कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो बैंक बना वो नाबार्ड। ठीक है, लिखा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसी बैंक है जो ग्रामीण को उनके विकास और आर्थिक रूप से उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है। ग्रामीण का मतलब यहाँ कृषि डिपेंडेंट, ठीक है, कृषि निर्भर लोगों से, जो कृषि पे निर्भर करते हैं उनको ये पैसा मुहैया कराती है। ठीक है, देखिए, फिर एमएसएमई प्लस कुटीर और ग्रामीण उद्योग प्लस हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प का उन्नयन के विकास हेतु ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के लिए अधिदेश राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को शीर्ष विकास मंच बैंक के रूप में स्थापित किया गया। मतलब यहाँ तो आप ये जो है कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर का मतलब जैसे ये सब होते हैं, क्या बोलते हैं, जो दरी उरी बनाते हैं, ठीक है, वो कुटीर उद्योग ही होगा। ठीक है, से गांव में ही रह करके एक अपने घर में छोटा मोटा कोई कारोबार स्टार्ट कर लिए तो एक तरीके से, हालांकि आप किसान हैं, कृषि भी कर रहे हैं और अपना एक छोटा सा इंडस्ट्री भी लगा है जो आपका परिवार लेके चल रहा है, तो कुटीर उद्योग के तहत। वही ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प जैसे आप देखो कि कुम्हार जो होता है वो क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो हाथों से वो बनाया हुआ एक तरीके से वो भी क्या है, कारोबार है, लेकिन है वो कृषि वाला ही आदमी है, यानी कि वो किसान ही है और खाली टाइम पे उसको बना भी दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए 12 जुलाई 1922 को एक बैंक बनाया गया, जिस बैंक का काम ये है कि इन लोगों को ऋण प्रदान कराना। ठीक है, इसमें ग्रामीण सेवाएं अन्य संबंधित क्रियाकलापों का सहायता प्रदान और एकीकृत सतत विकास, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और विकास का टारगेट अच्छा करने के लिए ये बैंक, यहाँ बार बार ये बैंक है तो बैंक ज्यादातर पैसे ही देगी, तो पैसा इस नजरिए से देगी कि आप अपने ही बिजनेस में अपने ही परिवार का नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें अगर आपका परिवार में लोग कम पड़ रहे हैं तो आप बगल वाले किसी और भी गरीब जो भी किसान है उनका भी आप यूज करेंगे। ठीक है, ये सब इस बैंक में लिखा रहता है।
राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की भूमिका क्या है? ग्रामीण अभी जैसा जैसा काम है वही है। तो पहला नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण दाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। समझ में? नेक्स्ट है संस्थागत विकास कराना। क्या बात? संस्थागत विकास कराना, उसको बढ़ावा देना। यहाँ हर मामले विकास बढ़ाने का मतलब पैसा दे देना, टाइम से टाइम पैसा दे देना। क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन और निगरानी करने, निरीक्षण करना। अगर मान लीजिए, खैर नाबार्ड हर जगह नहीं खुला रहता है, ठीक है, मतलब गांव गांव जाएंगे तो जो भी प्राइवेट बैंक है या फिर सहकारी बैंक है, ठीक है, तो वो सब क्या है, किससे जुड़े हैं? इससे जुड़े हैं नाबार्ड से। वहां अगर कोई किसी संबंधित लोन लेने आएगा तो नाबार्ड के तहत आएगा, वो अलग बात है, पैसा उसे एसबीआई पीएनबी से मिल रहा है। ठीक है, तो एक इस तरह से क्लाइंट बैंक का मूल्यांकन और निगरानी और उनका निरीक्षण करना। नेक्स्ट, यह अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। यानी कि जो लोन इसके द्वारा पास किया गया, एक होता है आप पर्सनल लोन ले लिए, होम ले लिए, तो ये आप अपने लिए लिए ना, ठीक है, तो वो नहीं देगा ये, ठीक है, वो ये नहीं देगा, वो आपका बैंक दे देगा, जिस बैंक में आपका खाता वो दे देगा, लेकिन जो ये पैसा दे उसकी निगरानी ये। प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और ऐसे संस्थान में भी निवेश करता है जो ऐसे काम को बढ़ावा करते हैं। यानी कि ऐसे संस्थान को भी पैसा देता है। गांव गांव में जाएंगे तो हो सकता है कुछ ट्रस्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट मिलेंगे जो गांव के विकास के लिए काम करेंगे, तो ऐसे लोगों को भी ये पैसा निवेश कर। ठीक है, तो ये ऋण वितरण प्रणाली, मतलब ये सब पैसे की बात कर। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्राइज इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, निस्बट। ठीक है, ये भी एक तरीके से थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है। ठीक है, ये बैंक तो नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा बैंक है, थोड़ा सा रूलिंग कमेटी है। ठीक है, रूलिंग कमेटी का मतलब ये है कि एक तरीके से ऐसी कमेटी है जो बताएंगे कैसे काम कराना है, प्लस इसके साथ ये वित्तीय आवंटन भी देता है। ठीक है, तो इसमें लिखा भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख संस्थान है जो लघु उद्योग तथा लघु व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास में शामिल विभिन्न संस्थाओं तथा एजेंसियों की गतिविधियों को समायोजित और प्रशिक्षित करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि कितने इंडस्ट्री थे छोटे, ठीक है, छोटे मतलब इस सूक्ष्म लघु और मध्यम को जो प्रोत्साहित कर रहे थे उनको निगरानी ये करेगी। समझ, उनको निगरानी है हर जगह। तो देखिए, कंट्रोलिंग के लिए हर जगह आदमी थोड़ी पहुंच जाएगा। मान लीजिए जितना बड़ा देश है, तो यूपी में कहीं कुछ काम हो रहा है, ठीक है, तो भारत सरकार वहां से क्या करेगी, मान लीजिए पैसा भेज रहे तो कहीं और के पास जा रहा है, किसी और जिले में जा रहा है, तो ऐसे ऐसी छोटी संस्थाओं पहले से जो थी उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे ये मिनिस्ट्रियल रूलिंग कमेटी, ठीक है, साथ ही उनकी निगरानी भी करता है। समझ रहे हैं, बताए ना, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सितंबर 2011 तक 35,000 युवाओं को उद्यम और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ की। यह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्यरत अनेक संस्थाओं में से एक है। समझ रहे? नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक। जहां बैंक आ जाएगा इसका मतलब उसको ऋण प्रदान करना। ठीक, ये भी एक तरीके से बैंक है। वाणिज्य बैंक देशों में वित्तीय संस्था प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। वाणिज्यिक बैंक वे लाभकारी संस्थाएं हैं जो आम जनता से
जमा स्वीकार करती हैं और उद्यमी व्यवसाय इत्यादि जैसे कंपनी को धन ऋण देती है। समझ में? मतलब पैसा, जैसे बैंक है तो बैंक क्यों चलता है? इंटरेस्ट पे तो चलता है। बैंक आपका पैसा लेके रख रही है तो वो पता रख ही नहीं रहती, वो किसी और को दे देती है। ठीक है, तो किसी और को देती है पैसा। मान लीजिए आपने 100 रुपया जमा किया तो वो बैंक वाला 100 रुपया रखा, तो खोजता है यार हमसे पैसा कोई ले, तो 110 रुपया, वो 100 रुपया तो देगा ही। मान लीजिए कोई जरूरतमंद आ गया तो उसको 100 रुपया देगा, कहेगा भैया हमको 1 साल में या जो भी उसका पॉलिसी होगा, वो कहेगा 10 रुपया हमें एक्स्ट्रा दीजिए, 15 रुपया एक्स्ट्रा, तो उसका भी काम चल जाएगा, उसको 10 रुपया मिल जाएगा और इनका भी पैसा सेव रहेगा, प्लस इनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ब्याज, कमीशन आदि के रूप में लाभ कमाना। ठीक है, आज के जितने हैं वाणिज्य तो है बैंक, एसबीआई वगैरह, ये सब क्या वाणिज्य बैंक। इन सभी वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, जो भारत का केंद्रीकृत बैंक और सर्वोच्च वित्तीय प्रबंधन। जितने भी बैंक आप देखते हैं सब वाणिज्य। ठीक है, तो वाणिज्य है, कमर्शियल है, और लेकिन वो अपने मनमानी तरीके से ना काम करें, इसके लिए इनका एक गवर्निंग बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्य वित्त निगम यानी कि स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट की बात कर, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। राज्य वित्त नियम किसी भी देश के संस्थागत वित्तीय ढांचे का एक अभिन्न अंग। ठीक, यानी कि हर प्रदेश में कहीं न ये ऐसी संस्थाएं हैं, तो जब प्रदेश मिलकर के देश है तो संस्थाएं भी मिलकर के एक क्या है, देश की संस्थागत वित्त ढांचे का एक अभिन्न, जहां एसएफसी राज्यों को छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त एसएफसी संतुलित क्षेत्रीय विकास, उच्च निवेश और अधिक रोजगार सृजन तथा विभिन्न उद्योगों का व्यापक स्वामित्व का सुनिश्चित करने में सहायता। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रादेशिक स्तर पर सबसे बड़ा जो है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को गवर्निंग जो करता है वो राज्य वित्त निगम करता है। ठीक है, स्वामित्व की कुल लागत, टोटल कास्ट ऑफ ओनरशिप। ठीक, ये ऐसा मतलब है कि अगर आपकी कंपनी पंजीकृत हो गई तो आप टैक्स देने के काबिल हो, तो कितना टैक्स दोगे और कितना अपने पास रखोगे ये भारत सरकार तय करती है। तो वही चीज है स्वामित्व की कुल लागत की बात। एक वित्तीय अनुमान है, ये क्या है, एक वित्तीय अनुमान है जिसका उद्योग खरीदारों और मालिकों के किसी उत्पाद या प्रणाली का संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का निर्धारण करने में मदद करना होता है। ठीक है, यानी कि कितना पैसा लगना है और कितना हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये सब किसकी बात करेगा, टोटल कास्ट ओनरशिप ही डिसाइड। ठीक है, टीसीओ में किसी भी संपत्ति की खरीद मूल्य के साथ हो रहा है। ठीक है, तो टीसीओ में किसी भी संपत्ति की खरीद मूल्य के साथ साथ संचालन, रखरखाव, उपयोगी जीवन के दौरान आने वाली अन्य सभी खर्च शामिल होते हैं। यानी कि टोटल कैपिटल की बात करें, जब इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो मशीन लगाएंगे 5 PM, किसी भी इंडस्ट्री में 5 PM की बात करें, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजमेंट, ठीक है, मनी, 1 2 3 4 5, 3 2 5 बने, ये 5 PM। किसी भी इंडस्ट्री में 5 PM होने जरूरी है। ठीक है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजमेंट और मनी। ठीक है,
तो इन्हीं की ही बात कर रहा है, ये टीसीओ जो है इन्हीं 5PM की ही बात कर रहा है। ठीक है, टीसीओ के घटक अधिग्रहण लागत, कितना प्रारंभिक खरीद मूल्य और शिपिंग और स्थापना। ठीक है, शिपिंग और स्थापना, यानी कि जब आप इंडस्ट्री जो है, क्या हो रहा है, इंडस्ट्री आपने स्टेब्लिश किया है, उस टाइम कितना पैसा लगा है, और फिर कहीं से कोई चीज आप मंगाए, शिपिंग किए तब कितना पैसा लगा है, और कोई चीज खरीदे हैं, ठीक है, तो कितना पैसा लगे, मटेरियल और ये मशीनरी इसी में ही आता है। संचालन लागत, ऊर्जा खपत, अब ऊर्जा खपत में आदमी के द्वारा जो काम किया जाएगा, श्रम और आपूर्ति की, ऊर्जा मतलब मान लो बिजली, ठीक है, पानी, ये सब कितना आप खपत कर रहे हैं। रख रखाव लागत, मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, इसी 5M की ही बात करें, मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, उसका रख रखाव में कितना खर्चा आएगा। डाउन टाइम लागत, ठीक है, कोई चीज पड़ी हुई वो अपनी उत्पादकता खो दे, ठीक है, समझ रहे, जैसे हर चीज पे वारंटी या एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, यानी कि बात समय के साथ साथ उसमें क्या है, उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, तो उसकी रख रखाव, ठीक है, जीवन के अंत की लागत, ठीक है, उसकी लाइफ, टोटल लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब देखता है टीसीओ। नेक्स्ट है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, KVA के, ठीक है, KVIB, ठीक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, महात्मा गांधी ने एक मुहिम चलाया था कि उस टाइम कि हम अपने देश का ही चीज खाएंगे और पहनेंगे, तो उन्होंने सूती जो अपने यहाँ उगाया जाता था कॉटन, उसी से वो कपड़ा बनाए चरखे के माध्यम से, ठीक है, वो पहने, जितना उनका तन जरूरी था ढकना उतने ही ढकते थे, ठीक है, प्लस वो अपने देश के लिए, नमक के लिए दांडी मार्च किए, यानी कि वो अंग्रेजों से कोई चीज, उनकी फैक्ट्री, उनके रूल से हटना चाहते, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया खादी ग्रामोद्योग। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग का बढ़ावा देना और विकास सतत कराना। KVIB का मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसर प्रदान कराना, ग्रामीण कारीगरों में आय वृद्धि कराना, और खादी और अन्य ग्रामोद्योग उत्पाद का उत्पादन और बिक्री के माध्यम से, यानी कि इसमें क्या बात कर रहा है कि जो भी किसान उगाएंगे, ठीक है, उसको एक उद्योग का रूप देने का काम ये करेगा, ठीक, जैसे मान लीजिए आपने मटर उगाया और मटर से दाल बना, तो या तो आप बेच दो, तो कोई ले जाएगा उसको दाल बना के देगा, आप खुद ही दाल बना दो, तो जब खुद ही बना लेंगे तो एक छोटी मोटी इंडस्ट्री हो गई आपकी, तो उसकी सहायता के लिए कौन है, KVIB, ठीक है। मुख्य काम क्या है, खादी का संबंध, ठीक है, जो हाथ से काटी जाती है, समझ वही चीज चरखे से जो बुनाई। ग्रामोद्योग का विकास, यहाँ तो केवल सूत की बात होती है, ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें, जैसे दाल बनाना है आपको, ठीक है, मटर से उसको 2 टुकड़े में प्रशिक्षण और कुशल देगी, ठीक है, ताकि यार ये लोग काम करें, क्यों, मान लीजिए अरहर है उगाया गया, तो उसी से दाल बना के आप खुद क्यों ना बेचें, ठीक है, तो ऐसा करने के लिए वो कहती है, प्लस उसके लिए प्रशिक्षण भी देती है, प्लस उसके लिए वित्तीय सहायता भी देती है, प्लस विपणन समर्थन भी करती है कि हम आपका बना हुआ दाल आपके घर का भिजवा दें, ठीक है। जैसे अभी क्या है कि कुछ साल पहले जो दूध का बिजनेस था, घरों घरों होता था, और एक दूसरे के यहाँ खपत हो जाता था, जब नहीं खपत होता था उसका दही बनता था या फिर घी बनता था, और जो भी ऐसे इस्तेमाल। अब क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, वो आपके मार्केट के रेट से
ऊपर के रेट पे वो दूध खरीद लेंगी और उनसे प्रोडक्ट बना करके और बड़े पैमाने पे उसको हाई रेट पे बेचेगी। तो उस ऐसे काम को कम करने के लिए ये केवीआईबी बना। ठीक है, नेक्स्ट है जिला उद्योग केंद्र, सबसे लास्ट है। ठीक, जिला उद्योग का अब देखिए क्या है, पहले हम लोग देश की बात कर रहे थे, फिर प्रदेश की बात आए, अब जिले की बात। तो जिला उद्योग केंद्र भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यानी विकास और प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना और उद्योग की आवश्यक सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं की। अब ये जो आ रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये चीजें हैं, यानी कि डीआईसी जो है, डीआईसी ही चला रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में ओडी ओपी। तो आप लोग पढ़ने के बाद आप अपने जिले, कुछ मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा अपना देख लेगा अपना जिला किसमें आता है, वो कौन सा प्रोडक्ट वहां पे राज्य सरकार तय की है कि ये बनाना है, तो वो डीआईसी के अंतर्गत है। तो इसके लिए क्या क्या है, पंजीकरण लाइसेंस ये प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि अगर उस जिले में कोई इंडस्ट्री कोई लगाना चाह रहा है तो डीआईसी के पास जाए और वो पंजीकरण और लाइसेंस देगा, प्लस वित्तीय सहायता देगा, प्लस प्रशिक्षण और विकास कराएगा। ठीक है, कहेगा अच्छा आप इंडस्ट्री ये वाला हम रुको, हम आपको हम प्रशिक्षण और विकास के लिए हम अपने यहाँ से आदमी प्रशिक्षित करके आपको भेजेंगे, तो उसको रोजगार भी मिल जाएगा, प्लस मार्केटिंग सहायता देगा, मतलब जो भी चीज बनाओगे उसको भिजवा देगा, तकनीकी सहायता देगा, प्लस रिसर्च करवा लेगा आपसे। ठीक है, और रिसर्च अगर सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, सक्सेसफुल होता ही। नेक्स्ट है प्रौद्योगिक व्यवसाय इंक्यूबेटर। ये एडवांस चीजें, पीबीआई जो है ये एडवांस चीज, ये धीरे धीरे रिसर्च की तरफ जा। ठीक है, यह एक कार्यक्रम है जिसमें उद्यमशील कंपनियों के सफल विकास का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है वो उसका विकास कैसे होगा उसका एक खाका तैयार करती है। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है एक प्रबंधन द्वारा विकसित और व्यवस्थित व्यापार सहायता संसाधनों और सेवाओं का एक श्रृंखला के माध्यम से उद्यमी को सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, सफल फर्मों का उत्पादन करना जो कार्यक्रम छोड़ने के बाद वित्तीय रूप से अस्थायी स्वतंत्र हो। मतलब अगर मान लीजिए कहीं भी जो फर्म है ऐसा लगे कहीं डूब जा रहा है तो उनको बचाने के लिए ये काम। ठीक है, तो बचाने के लिए फिर वही क्या करेगी, जाएगी कार्यस्थल पे, देखेगी, उनका प्रबंधन करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी, उनको परामर्श करेगी, ये सब काम। नेक्स्ट है साइंस टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क। ठीक है, ये क्या है कि एक तरीके से पार्क है जहां पे छोटे छोटे मॉडल रखे हो गए होंगे। ठीक है, उसमें ये दिखाया गया होगा कि आप यहाँ देखिए और देख करके मॉडल बना गया होगा। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री आपको लगाना है, ठीक है, तो आप जाएंगे तो वहां आपको एक मॉडल छोटा सा दिखा दिया जाएगा, देखिए ये गेट है, ये बाउंड्री है, मटेरियल यहाँ रखाएगा। तो एक तरीके से ये प्रमोट कर रहा, ठीक है, प्रोत्साहित कर रहा आपको कि इस तरीके के डिजाइन मेरे दिमाग में बैठ जाए, हम जाए ऐसा बना तो ऐसा। ठीक है, तो ये कि देश उद्यमिता को बढ़ावा देना और ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पार्क नवाचार और व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। समझ रहे हैं, जो आप देखना चाह रहे हो फ्यूचर में वो पहले ही दिखा देगा कि ऐसा स्वरूप रहे, जिसमें अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं, कार्यालय स्थान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श, वित्तीय सहायता और नेटवर्किंग के अवसर शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य
अकादमिक और उद्योगों के बीच खाई को पाटना है। मेरे पास समझ रहे? पढ़ करके आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो जो दूरियां है वो कम करने के लिए ये पार्क है। ठीक है, समझ रहे हैं? जिसमें अनुसंधान और नवाचार का व्यवसायीकरण, मतलब अब ये ऐसी चीजें हैं, ये खैर बहुत हाई फाई वाली चीजें। आप यहाँ जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है इस पार्क में। ठीक है, तो आप ये सर्च करेंगे कहाँ पार्क है, ठीक है, तो आपको मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो एमएसएमई वाला है जहाँ हमने इम्पोर्टेंट किया है उसको आप इम्पॉर्टेंट ही समझिए। ठीक है, और जो भी कंफ्यूजन है, जितना भी पीछे भी पढ़ाया गया है, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसमें कंफ्यूजन आपको दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। ठीक है।